अगर आज जिस सवाल के उत्तर देने के लिए शिक्षा नीति कैसी हो, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो फिर हमने अभी तक भी बच्चों का टाइम वेस्ट किया है या आगे भी कर रहे हैं। तो एजुकेशन कैसे दी जाए, क्या दी जाए, ये तो हमेशा बदलेगा, पर क्यों दी जाए ये तो शाश्वत रहेगा। और दुर्भाग्य से उसका जवाब नहीं मिलने की वजह से कम से कम अपने आसपास में देखता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आप अन्यथा ना लें और व्यक्तिगत बिल्कुल ना लें, पर डेटा ट्रांसफर सिस्टम बन गया है। हमारी एक पीढ़ी के पास कुछ डेटा था, पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो सारा कुछ अपने बच्चों में लोड कर दो, तो फैक्ट्री में भेज देते हैं, वहां से लोड करा लाओ, फिर ऐसे जी लेना जैसे हम जिए थे। हमने समाज के साथ जो किया था, हमने खुद के साथ जो किया था, वो तुम कैसे करोगे, वो स्कूल में जाके सीखा। क्या नहीं किया था उसका जिक्र नहीं, कहां चूक गए उसका जिक्र नहीं। और उसकी वजह से बार बार हम झूठते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। पिछले 4-5 महीनों में हमने कोशिश की है कि शिक्षा विभाग, और देखिए एक आदमी कुछ सोच ले, जब तक सारा का सारा शिक्षा विभाग एकमत नहीं होगा उस चीज को लेकर, तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो पिछले 4-5 महीने में मैंने जितनी भी कोशिश की है, वो कोशिश यही है मेरी कि सब एक दिशा में सोचने लगे और मेरे कहने पे ना सोचें, एक्सप्लोर करें। इसी सभागार में बैठ के 150 ऑफिसर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, दिल्ली सरकार के 1000 स्कूल्स के लगभग सभी प्रिंसिपल्स ने एक दिन बैठ के इस बात को खूब अच्छे से डीपली चर्चा की है। कुछ ग्रुप्स के साथ में 7-8 दिन की चर्चाएं रही हैं, 9 दिन तक की चर्चाएं रही हैं पिछले 4-5 महीने में। और उनमें से यही निकालने की कोशिश है कि हम आखिर चाहते क्या हैं। क्या कभी हम एक मत हो सकते हैं कि शिक्षा क्यों दी जाए, फिर कैसे दी जाए में तो अलग अलग हो जाएगा। हिंदी मीडियम की अलग होगी, इंग्लिश मीडियम की, है ना, कंटेंट सेम हो सकता है पर तरीके अलग होंगे। फिर एक बच्चा हमारे पास में आएगा, वो गा के अच्छा समझेगा, एक बच्चा आएगा हमारे पास एक्टिंग से अच्छा समझेगा, एक बच्चा क्लासरूम से अच्छा समझेगा, एक एग्जाम देके अच्छा समझेगा, थ्योरी से अच्छा समझ लेगा, प्रैक्टिकल से अच्छा समझेगा। वो सब कैसे है, वो बच्चे के हिसाब से करने, उसका बेसिक थीम पे हम कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं सारे बच्चे एक समान, कुछ लोग कहते हैं हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। अब यूनिक है तो पढ़ाएं कैसे फिर? 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए 40 टीचर चाहिए, 40 तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। हम तो 100-150 बच्चे लेके बैठे हैं क्लासरूम में। तो क्या कॉमन है, क्या यूनिक है, एकदम क्लासिफाइड तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर बच्चे में क्या कॉमन है वो टीचर को पता होना चाहिए कि उसके सामने अगर 100 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, उसमें क्या कॉमन है, उसका कॉमन थ्रेड उसको पता होना चाहिए, और उसमें क्या यूनिक है उसको एक्सप्लोर करने की मदद वो करते हैं। बट जो कॉमन है वो तो सबको होना चाहिए। बाजू वाली क्लास में जो बैठे हैं उनका भी कॉमन एक ही होगा। उस सब पे कुछ चर्चाएं अभी तक हमने की हैं, और मुझे बहुत खुशी है जो डॉक्यूमेंट यहाँ रखा गया है, मेरे ख्याल से आप किसने बनाया है? आप लोगों ने, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में CRT ने, कुन्नी जी ने, इन्होंने सबने मिलकर बनाया है। इसमें काफी चीजों को समराइज करने की कोशिश की गई है, जिससे आज के इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। पर क्योंकि क्यों पे हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, आज हम कैसे पे बात करने के लिए बैठे हैं, और उस पर मेरे 1-2 पॉइंट्स हैं, बाकी आप लोगों ने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं उस पर भी कुछ अपनी बात रख दूंगा। एक तो एजुकेशन को, जैसा मैंने कहा, डेटा ट्रांसफर इंडस्ट्री बनने से हटाना है, इवॉल्व होने, आदमी इवॉल्व हो सके खुद में। एक पीढ़ी की अच्छी खराब बातें दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देने का काम क्लासरूम ना करे, बल्कि कुछ और ढंग का काम करे, कुछ और अच्छी चीजें करे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप घर में ट्रांसफर हो जाती है, झंझट नहीं है। कुछ अच्छी चीजें जो नहीं हो पा रही है घर, वहां से इवॉल्व, पहली पीढ़ी की कमियां दूसरी पीढ़ी में ना जाए, उसका काम क्लासरूम कर ले तो ज्यादा अच्छा है। वो एक भूमिका हम निभाएं, और वो कैसे निभाएं वो फिर
यहाँ तय हो। दूसरा एक बड़ी मैं कमजोरी देखता हूं कि बच्चे ड्रॉप आउट बहुत हो रहे हैं। मुझसे पूछा गया कि जब मैं एजुकेशन पर बजट बनाने के लिए काम कर रहा था कि आपका टारगेट क्या है, आप इतना एजुकेशन बजट बना रहे हैं कि आप दिल्ली को 100% लिटरेट बनाने की क्षमता रखते हैं? मुझे थोड़ा इस सवाल से हंसी आती है कि अगर हम क्लासरूम को इतनी बोरिंग जगह बना के रखेंगे, और उसका सबूत कहीं और नहीं मिलता, मेरे घर में रोज सुबह मिलता है, मेरा बच्चा उठने को तैयार नहीं होता सुबह। उसको बोलो स्विमिंग जाना है, तुरंत उठ जाता है। उसको बोलो प्ले स्कूल जाना है, सॉरी क्या थिएटर जाना है, थिएटर वर्कशॉप जाना है। गर्मी की छुट्टियों में जब सारे बच्चे सोने की कोशिश करते हैं, वो थिएटर वर्कशॉप के लिए सुबह 6 बजे उठ जाता था। पर अभी बोला हो स्कूल आ गया। वो बच्चा स्वयं में प्रमाण है कि 12 साल का बेटा है मेरा, वो बच्चा स्वयं में प्रमाण है कि हमारे क्लासरूम कितने बोरिंग जगह हैं। नहीं बेटा, देखना सही है। तो बच्चे इस बात का प्रमाण है कि हमारे क्लासरूम में कितनी बोरिंग जगह बना के रखे हुए हैं। तो उनको इंटरेस्टिंग जगह कैसे बनाया जाए, उनको ऐसी जगह कैसे बनाया जाए जहां बच्चा उत्सव के साथ जाना चाहे। ये आज हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ना पढ़े। तो पहली बात तो पेरेंट के पास क्षमता नहीं है कि वो बच्चे को कन्विंस कर सके, और दूसरी बात हमारे क्लासरूम्स में क्षमता नहीं है कि वो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। क्लासरूम्स अट्रैक्टिव जगह होनी चाहिए, उत्सव धर्मी जगह होनी चाहिए। ये हम कैसे बनाएं, ये हमारे वो इस शिक्षा नीति में कम से कम सोचने की जरूरत है। काफी पहले तो वो सलवा जुडूम करके एक वो चला था झगड़ा, तो मैं उसमें ऐसी एक एक्टिविस्ट के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में गया। तो वहाँ एक मैंने आदिवासी महिला से पूछा, आप अपने बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं भेजते? तो उसने कहा कि किस लिए भेजें? बड़ा सटीक जवाब था उसका। उसने कहा किस लिए भेजें? हम थोड़े दिन स्कूल भेजेंगे, वो तेंदू पत्ता बीनती है महिला, बोली वो थोड़े दिन स्कूल जाने के बाद तेंदू पत्ता बीनना बंद कर देता है, और आपके पास में कोई ऐसा काम नहीं जो आप पढ़ाने के बाद उसको दे दो। किस लिए भेजूं? तेंदू पत्ता बीनेगा नहीं, आपके पास कोई धंधा नहीं, पढ़ाने के बाद अपने बच्चे को बेरोजगार क्यों करूं? इसलिए मैं तेंदू पत्ता बीनने में लगाए हुए हूं। बहुत ये एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। अगर उस माँ का जवाब हमारी एजुकेशन पॉलिसी दे दे तो एजुकेशन पॉलिसी है। इत्तेफाक से कल, तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ओपन होकर सोचिए, थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क में सोचिए। 13 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे हमारे टीम ने समराइज किए हैं, पर दुनिया खुली पड़ी है। इत्तेफाक से कल मैं एक और पॉलिसी की मीटिंग में था, हमारे जो मेरे पास एक और विभाग है उसकी डिपार्टमेंट की पॉलिसी मेकिंग हो रही थी। वेंडिंग पॉलिसी बना रहे थे, वेंडिंग पॉलिसी जो अपने हॉकर्स और ये सब ठेले वाले हैं इनके लिए। अब वो किसी को, मैं व्यक्तिगत आग्रह से किसी से नहीं कह रहा, लेकिन एक सामान्यतः हम लोग सरकार में कैसे काम करते हैं, या हम सब लोग कैसे मिलकर काम करते हैं, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट नाउ, कि एक पॉलिसी मेरे सामने प्रेजेंट की गई, ये पॉलिसी बनाएंगे साहब, वेंडिंग पॉलिसी। अब उस पॉलिसी में लिखा हुआ था कि 2-3 पॉइंट्स में उसको बताता हूं कि हम लोग लाइसेंस देंगे वेंडिंग वालों को 2-3 महीने का, 4 महीने का, जो भी है 6 महीने का, और पॉलिसी में ये ध्यान रखेंगे लाइसेंस देते वक्त कि कोई वेंडर ट्रैफिक में हिंड्रेंस ना पैदा करे, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेगा, कुकिंग नहीं करेगा। तो मैंने वो जो लोग पॉलिसी बना के लाए थे उनसे पूछा यार किसके लिए पॉलिसी बनाई है? दिल्ली के वेंडर्स के लिए बनाई है या कोई चाइना वाइना या इटली किसी और देश के वेंडर्स के लिए? क्योंकि मेरे शहर में तो वेंडर्स क्या करते हैं, भुट्टा भूनता है। मैंने पूछा कि वो भुट्टे वाला आपकी कुकिंग वेंडिंग पॉलिसी में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? वो टिक्की वाला, चाट वाला, मोमोज वाला, ये सब हमारे आसपास के वेंडर्स हैं जिनको हमारे चारों तरफ, दीज आर द एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे हैं। क्योंकि सिर्फ आलू बेचने वाला और मूंगफली बेचने वाला घूमेगा सड़कों पे, इसके अलावा तो आपके पास कुछ है। फिर ट्रैफिक, वो भी बेचारा ट्रैफिक में फंस जाएगा, बोलेगा कोई। आज दिल्ली की तमाम सड़कों पे एक वेंडर बता दो जो इस पॉलिसी को वायलेट नहीं करेगा, कि वो ट्रैफिक के बीच में खड़ा होगा या किनारे पे खड़ा होगा तब भी। और क्या होगा उसके बाद? ऐसा नहीं हो हटेगा वहां से, उसके बाद नगर निगम वाला आएगा, 100 रुपए लेके जाएगा, बोला खड़ा नहीं, पॉलिसी वायलेट हो गई, अब ठीक है पॉलिसी। फिर एक सिपाही आएगा, 200 रुपए वो लेके चला जाएगा, हो गएगा पॉलिसी ठीक हो गई, कोई बात नहीं। जब तक वो बेचारा 200 रुपए 100 रुपए उसको देता रहेगा तब तक पॉलिसी वायलेट नहीं हुई। जिस दिन नहीं होगी बेचारे को 4 डंडे लगेंगे और भगा देंगे, बोले सरकार ने पॉलिसी किसने बनाई है? सरकार ने बनाई है।
तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किसके लिए पॉलिसी बना रहे हो? आपको पता है कि जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हो वो लोग हैं कौन? वो सड़क पे बैठते हैं। फिर मैंने बताया मोमोज बेचते हैं, गुटखा भूनते हैं, टिक्की लगाते हैं, मूंगफली बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, जूते वाला है, जूते ठीक करता है, तमाम ऐसे लोग हैं। फिर वो कुकिंग भी करता है, वो जूस भी बेचता है। आपके हिसाब से तो जूस भी कल को कुकिंग में आ जाएगा। फिर क्या करोगे? बोले ये तो सर सोचा नहीं, इस पर तो ध्यान नहीं दिया था। मैंने क्यों नहीं दिया? बोले वो तो किसी ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। मैंने ऑब्जेक्ट करेगा भी क्यों? कोई बेचारे को 100 रुपये जो लेने हैं बाद में। तो मेरा कहना ये है, फिर जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप दिल्ली के वेंडर्स के लिए पॉलिसी बना रहे हो और वो वेंडर कौन है उसकी लिस्ट नहीं तैयार करोगे, वो क्या क्या परेशानियों से जूझता है उसकी लिस्ट नहीं तैयार करोगे, आप वेंडिंग पॉलिसी कैसे बनाओगे? तो इसी तरह से जब तक एजुकेशन किसके लिए दे रहे हो वो विजन में नहीं रहेगा, वो एक बच्चा है जो क्लासरूम नहीं जाना चाहता, वो एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है और समझ नहीं है, लार्जली समझ नहीं है, वो एक बच्चा है जिसको पता नहीं है मुझे जिंदगी में क्या करना है, वो एक बच्चा है जो क्लासरूम को बहुत बोरिंग जगह मानता है, नहीं जाना चाहता, वो एक बच्चा है जिसके आसपास जब वो क्लासरूम के एक अच्छे, मान लीजिए आप अच्छा माहौल बना दें, क्लासरूम के अच्छे माहौल से निकल के जिंदगी में जाता है, उसके वहां आसपास के और बच्चे हैं जो उसको सिगरेट पिलाना चाहते हैं, जो उसको बताना चाहते हैं कि फेंसिडिल पियो और एक दिन का मजा लो। उसके सामने टेलीविजन है जो दुनिया की तमाम महंगी वस्तुओं को उसके सामने ऐसे प्रेजेंट करता है कि ये नहीं किया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, विज्ञापनों में। उस बच्चे के लिए आपको अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनानी है। फिर आपको समझ में आएगा, फिर हमको समझ में आएगा कि हमको एजुकेशन पॉलिसी में सॉल्व क्या करना है, क्या पजल है जो सॉल्व करनी है। उस बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है वो सारा हमारा पजल है, उसको सॉल्व करने की कोई पॉलिसी सोचिए, वही हमारी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। वो पॉलिसी हमारे इन क्वेश्चंस को आंसर कर दे तो हमारा ये करना सफल होगा। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने कुछ सवाल, और मैं कौन, मेरा शिक्षा मंत्री होना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा एक पेरेंट होना महत्वपूर्ण है। मैं एक पेरेंट के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, एक ऐसे सिटीजन के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ जिसके घर आसपास दोस्तों के तमाम बच्चे मैं जिस माहौल में देख रहा हूँ, और मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ और एक दिल्ली को रिप्रेजेंट, एक शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ, और उस कष्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। आप उस रूप में देखिए, उसको अगर आप सॉल्व कर सकें तो आज की वर्कशॉप बहुत सफल होगी और नेशनल पॉलिसी में उसमें इनपुट दे सकें, और आपका जो भी यहाँ मंथन होगा निश्चित रूप से मेरे लिए, हमारी सरकार के तमाम ऑफिसर्स के लिए तो बहुत यूजफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।